आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और हमारे इस खास डिबेट सेशन में मौजूद है हमारे साथ प्रांशी। आप सभी को बता दें किस तरीके से महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत बदलते नजर आए। मुख्यमंत्री पद पर 39 विधायकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे यहाँ पर सीएम बनते नजर आए। फिर से आपको बता दें, सिर्फ 39 विधायकों के समर्थन से, ये बहुत छोटा आंकड़ा है। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र का विधायक का एक जो रहता है आंकड़ा जीत का, वो 144 का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, सोचने वाली बात है। अब आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऐसा कौन सा बड़ा तोहफा दे दिया और क्यों बीजेपी को यहाँ पर घुटने पर ले आए। सबसे पहले कुछ खास बातें आपको बता देते हैं, फिर यहाँ पर सवाल जवाब लेंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे से पहले देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के सामने शर्तें रखी थी साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बनेगा शिवसेना की। जी हाँ, 2019 में जो जनमत मिला था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था और यही शर्त रखी गई थी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वहां पर सबको बराबर एक अधिकार दिया जाएगा। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे थी कई कदम, क्योंकि 106 के करीब आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास था तो 55 का आंकड़ा शिवसेना के पास था, जो कि उस समय महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। और 53 इसके बाद कांग्रेस के पास आंकड़ा था, एनसीपी के पास, और 44 कांग्रेस के पास। तो ये एक समीकरण था जो बदलता नजर आया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये तब खड़ा कर दिया था अमित शाह और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने कि विधायक तो हमारे पास ज्यादा है, तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे और हमारे यहाँ से कोई सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे ने ये शर्त को मंजूर नहीं किया था। इसके पीछे रश्मि ठाकरे से लेकर कई और के यहाँ पर फैसले बताए गए थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल बाद वही तोहफा उद्धव ठाकरे को दिया। कैसे? सिर्फ 39 विधायकों का समर्थन था और 106 विधायकों के समर्थन वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन मांगा। दोनों का अच्छा खासा यहाँ पर गठजोड़ हुआ और मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के ही हैं। भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें शिवसैनिक के तौर पर पद से बर्खास्त कर दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम पद दिया गया। उनके सामने बीजेपी भी झुकती नजर आई। तो अगर 2019 में भी उद्धव की शर्तें कुछ अलग तरीके से रखी गई होती तो शायद उनको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेती, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने अभी यहाँ पर करके दिखाया। तो पहला सवाल यही है, क्या आप इसको एक बड़ा तोहफा मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे को ये तोहफा स्वीकार करना चाहिए? क्या एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए दीपक, अगर यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले शिवसेना के बारे में, शिवसेना यहाँ पर फिलहाल तो 2 गुटों में बटी हुई है और ऐसे में ये तमाम सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी यहाँ पर पूरा जोर देने की कोशिश कर रही है फिलहाल महाराष्ट्र की आवाम पर, महाराष्ट्र के विकास पर, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर महाराष्ट्र में बदलाव चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एकजुट हो जाने के बारे में, तो यहाँ पर हमें कई जो फैसले दिख रहे हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल इस बार तो नहीं है, कुछ समय के बाद जरूर हो सकता है क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन फिलहाल देखा जाए दीपक, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के अगेंस्ट पूरी तरीके से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे सिर्फ और सिर्फ फेवर में वहां पर हैं, वह सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की भूमिका को याद कर रहे हैं, हिंदुत्व को, और साथ ही साथ मातोश्री के सम्मान में उद्धव ठाकरे के सामने खड़े हुए हैं, बीजेपी के सामने डटकर खड़े हुए हैं कि उद्धव ठाकरे पर कोई भी निशाना ना बनाया जाए। तो ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे की तरफ से एक तोहफा ये भी हम मान सकते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने बगावत की है, लेकिन अगर यहाँ पर बात पर्सनल हो जाती है, अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट कदम उठाती है, तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे से उन्हें सामना करना पड़ेगा जो 40 विधायक हैं उन सभी से, चाहे सांसद हो, पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पदाधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन मातोश्री के सम्मान में यहाँ पर सभी नेता खड़े हुए हैं। वही दूसरी ही तरफ आप जो बात कर रहे हैं इस तोहफे के बारे में, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिक के तौर पर मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ठाकरे को एक तोहफा दिया है? उन्हें स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। अगर यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों को याद किया जाए, बयान को याद किया जाए कि एक शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उद्धव ठाकरे को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। और दूसरी ही तरफ अगर दीपक गौर किया जाए उद्धव ठाकरे की तरफ, तो उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया था, उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आ गए थे, जिस तरीके से सूत्रों के आधार पर बताया गया था कि वह
एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने तक के लिए तैयार थे, वह बना देते वाकई में, लेकिन इस तरीके से नहीं। जो बगावत की है, उस बगावत को करके जिस तरीके से बने हुए हैं, वो उस चीज के अगेंस्ट है। आज भी देखा जाए मुख्यमंत्री के पद पर वह है, मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर उन्होंने कोई निशाना नहीं साधा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं जो बीजेपी के साथ आपने मिलकर किया है वो उनको रास नहीं आ रहा। संजय राउत का कहना है दिल्ली पहुंचे, दिल्ली का दौरा किया, लेकिन दिल्ली में कौन है, मालिक तो यहाँ पर है, तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री है, शिवसेना के नहीं। तो ऐसे में देखा जाए इस तोहफे को इस वजह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जी, तो ये एक तरीके से जहाँ पर प्रांशी जी ने साफ बताया कि काफी कुछ मनमुटाव है जो बैठकर बातें हल हो सकती हैं, लेकिन अब जो दूसरा समीकरण निकलकर सामने आता है, एक समय पर शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी साल 2019 में, लेकिन अब वही सबसे निचली पार्टी भी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथों में शिवसेना की कमान है और शिंदे गुट के नाम से यहाँ पर अभी शिंदे गुट कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा आंकड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा एनसीपी के पास है 53 सीटों का, तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा कांग्रेस के पास है 44 सीटों का, चौथा यहाँ पर आता है शिंदे गुट के पास जो 39 विधायक हैं, उसके बाद 16 का जो आंकड़ा है वो शिवसेना के पास है। तो कहा 2019 में 55 का आंकड़ा, कहा 2022 में 16 का आंकड़ा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा कितना रहेगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज भी ये खबरें कहीं ना कहीं जो समर्थक है शिवसेना उनको डराती है कि कोई और नेता बागी होकर शिंदे गुट में ना चला जाए, कोई और सांसद बागी होकर शिंदे गुट में ना चला जाए। तो जिस तरीके से अगर साल 2019 से 2022 के कार्यकाल को भुला दिया जाए, एक बुरे सपने की तरह भुला दिया जाए, और वही शर्तें आज देखी जाए उद्धव ठाकरे की, अमित शाह और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के सामने, तो वो पूरी हो चुकी हैं। हमारा कहने का मतलब है जो 2019 में था कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का विस्तार सभी को ध्यान में रखकर हो, वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवसेना का ही एक नेता बना है, तो यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे को वो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे और पहले जो बाला साहब ठाकरे के विचार थे वो बीजेपी और शिवसेना के काफी मेल खाते थे। तो जो एक बाला साहब ठाकरे के विचार की बात उद्धव भी करते हैं, तो शायद वो गिले शिकवे मिटाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहां जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि शिवसेना तो बची रहेगी, जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई है कम से कम वो तो बचा रहेगा, वरना इस लड़ाई में दोनों ही पार्टियां चुनाव चिन्ह खो देंगी, दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे, जो शायद उनको वो चीज मंजूर ना हो। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर यहाँ पर बात चुनाव चिन्ह की है दीपक, तो चुनाव चिन्ह काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि शिवसेना जो पार्टी है, जो धनुष बाण का जो चिन्ह है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना चाहते हैं। वो वजह इसलिए है क्योंकि या तो वह शिंदे गुट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शिंदे गुट की सरकार बनती, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी है, और बीजेपी से एक बार शिवसेना गठबंधन करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो शिंदे गुट के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर, जो लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए वह बयान दे रहे हैं। सांसदों के लिए उन्होंने बयान को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं सांसदों का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो शिंदे का प्रवक्ता हूं। तो ऐसे में देखा जाए उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल देखा जाए दीपक, समय लगेगा उस चीज में, जाहिर सी बात है, अभी अभी तो बगावत हुई है, और ऐसे में जल्द ही शिवसेना यहाँ पर उनके समर्थन में तो नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सरकार बनाई है वो बगावत करके बनाई है। तो ऐसे में दीपक, जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं पूरे तरीके से, क्योंकि उनके साथ बगावत हुई है। एक तरीके से देखा जाए धोखा देने के बाद सरकार बनी है, इस वजह से उनको ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने चुनाव आयोग तक पहुंचकर ये कह दिया कि उनकी साइड से जब तक कोई आदेश पारित नहीं हो जाएगा तब तक एकनाथ शिंदे को कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी आगे वाले चुनाव के लिए। देखिए, इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। धोखा तो 2019 में शिवसेना के विधायकों के साथ भी हुआ था, क्योंकि जनमत की बात शिवसेना और भाजपा की हुई थी, और एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं, वो महाविकास आघाड़ी की गठबंधन के खिलाफ है। तो क्या धोखा यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के बारे में बात की जाए, उद्धव ठाकरे के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उनको लेकर दीपक केसरकर ने ये बात कही कि 2 बार गठबंधन तोड़ने में जो हाथ रहा है वो शरद पवार का रहा है। तो ऐसे में देखा जाए शरद पवार यहाँ पर अब निशाने पर आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे का अब यहाँ पर मेन मोटिव जो दिख रहा है दीपक, हमें वो यही दिख रहा है कि कैसे भी करके यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस को दूर करना है, और
उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ लाना है। और दूसरी की तरफ जो रणनीति हमें दिखाई दे रही है, कांग्रेस और शरद पवार चाहकर भी अब उद्धव ठाकरे को आगे सीट नहीं दे सकते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है अकेले चलने का भविष्य में। तो लास्ट में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शायद झुक भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी झुक सकते। आदित्य ठाकरे को वह आगे खड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो लास्ट यही बचता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर उनको अपनी शिवसेना पार्टी जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत ही हमें सिमटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां से लगातार विधायक, पार्षद, सांसद, अब बात पदाधिकारियों तक पहुंच गई है। युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, उनके 50 पदाधिकारियों को लेकर बात सामने आई है कि अब वह भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दीपक, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए अब कड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। जी, तो इस बातचीत का अंत करते हैं कुछ जानकारियों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, शिंदे गुट दोनों के मेल खा रहे हैं यहाँ पर विचार। लेकिन शरद पवार और राहुल सोनिया यानी कांग्रेस कर रही है यशवंत सिन्हा का समर्थन। इसके बाद बदलेंगे काफी समीकरण, क्योंकि यशवंत की हार नजर आ रही है और द्रौपदी की जीत। अगर ऐसा होता है तो शरद पवार उद्धव के फैसले की वजह से कुछ बड़े कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी अपनी आलोचनाएं करते नजर आ रहे हैं। तो यह था आज का हमारा खास बातचीत का प्रोग्राम, जहां पर अंत यही निकलता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के सामने कई और चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद समीकरण और बदलेंगे महाराष्ट्र के, वो देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये तोहफा जो है एकनाथ शिंदे जो अपने हाथ में लिए खड़े हैं, क्या वो एक गठबंधन के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बने रहे चैनल के साथ। प्रांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप भी बने रहे तमाम ऐसी जानकारियों के लिए। धन्यवाद।